नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम समझेंगे। काफ़ी सारे लोगों से आपने सुना होगा ये कहते कि शुक्र है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की सक्रियता केंद्र और राज्य सरकारों के मामलों में काफ़ी बढ़ गई है। ये कहने में आता है कि 70s के इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता 2014 के इलेक्शन से काफ़ी तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है। फिर चाहे वो एनजेएसी एक्ट हो, राम मंदिर पे फैसला हो, सीएए एनआरसी हो, या फार्म्स बिल हो, या नए पार्लियामेंट का निर्माण हो, या सेडिशन चार्जेस हो, या फिर कोरोना वायरस से जुड़ी मामले हों, इनमें से लगभग मामलों में सरकार द्वारा पेश किए गए प्लान को कमज़ोर बताते हुए कोर्ट्स ने दिशा निर्देश जारी किया है। मरीजों को अस्पताल में इलाज मिले या ना मिले, लेकिन अदालतों में आजकल इन मामलों पे फैसले ज़रूर मिल जाएंगे। लोग ये भी कहते हैं कि इस मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और वहाँ से न्याय लेकर आऊँगा, क्योंकि आज भी लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर अटूट विश्वास है। तो इन मुद्दों पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि citing current scenarios, what is the relevance of judicial intervention in executive functions, or the jurisdiction of the Supreme Court supersedes the executive and the legislature? Discuss. वैसे इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की 3 तारीख को दिया, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते जब भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सरकार के नीतियों द्वारा, which means can't remain silent spectators when constitutional right of the citizens of the country are being violated by the government policies. A bench of Justice D.Y. चंद्रचूड़, S.R. भट्ट एंड एलन राव ने वो बात कही जो हर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में कही गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्रों में न्यायिक समीक्षा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू एंड सॉलिसिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन फॉर द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये रेफरेंस दिया कि 1905 में जब अमेरिका ने स्मॉल पॉक्स को एपिडेमिक घोषित किया था, तब यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की पॉलिसीज में हस्तक्षेप किया और स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए कंपल्सरी वैक्सीनेशन लॉ को पास किया। तो दोस्तों, इस बात से जुड़ी दुनिया की हर डेमोक्रेटिक कंट्री 3 पिलर्स पे चलती है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी वो जो उसको जज करते हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के दायरे में वो लॉ बना है या नहीं। तो आइए हम 5 स्टेप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को समझते हैं जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, ये निर्देश देता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि लोक सेवा के मामले में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। कुछ ऐसा ही देखा गया था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर एक ब्रॉड सेंस में माना जाएगा, ना कि स्ट्रिक्ट सेंस में, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है। सेकंड, आर्टिकल 74 एंड 163 जो कोर्ट को बाध्य करता है फ्रॉम क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। थर्ड, आर्टिकल 122 एंड 212 restricts the court from questioning the validity of the proceedings of parliament and to the legislature. चौथा, आर्टिकल 121 एंड 211 ये रेस्ट्रिक्ट करता है संसद को और विधान मंडलों को किसी भी न्यायिक प्रक्रिया और किसी भी न्यायाधीश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के, उनके बारे में डिस्कशन करने से। वो अलग बात होगी कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया गया होगा जजेस के रिमूवल के लिए। पांचवा, आर्टिकल 361 जो कि इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, ताकि वो आंसरेबल ना हो कोर्ट्स को अपने ड्यूटीज़ और अपने पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो आइए इस कंसेप्ट का हम बैकग्राउंड समझते हैं। तो दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट सबसे पहले एरिस्टोटल ने ओरिजिनेट किया था, जिन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, 4th सेंचुरी BCE में, जिन्होंने गवर्नमेंट की 3 एजेंसीज़ को
डिस्क्राइब किया था, जो कि जनरल असेंबली, पब्लिक ऑफिशियल्स एंड जुडिशरी। इवन एंशियंट रोमन रिपब्लिक ने भी इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, अप्लाई किया था। एंड दिस आइडिया वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय जॉन लॉक, जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर इन मॉडर्न टाइम्स 18th सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर के इस फिलॉसफी को, इस डॉक्ट्रिन को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों, अमेरिका ऐसी पहली कंट्री है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर्स को अडॉप्ट किया। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1 जो कि कांग्रेस जिसे लेजिस्लेटिव कहते हैं, आर्टिकल 2 जो कि एग्जीक्यूटिव जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, आर्टिकल 3 जिसे कोर्ट यानी जुडिशरी कहते हैं। तो जैसे यूएस ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, वैसे धीरे धीरे और भी कंट्रीज़ इस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट करती गईं। और 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो सामने आया इस पॉलिसी से रिलेटेड वो ये था कि फर्स्ट, इट सेफ गार्ड्स योर पर्सनल लिबर्टी। सेकेंड, इट कीप्स अवे द ऑटोक्रेसी। थर्ड, ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखती है। फोर्थ, इट क्रिएट्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फिफ्थ, ये असंवैधानिक कानूनों को पास नहीं होने देती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जिसको हम संसद की संप्रभुता कहते हैं, वो अडॉप्ट की गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिसको अडॉप्ट किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अमालगमेशन है, एक मिश्रण है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है आर्टिकल 21 के तहत, विच इज़ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश ऑफ लॉ को इंडियन रेफरेंस में सेम सिग्निफिकेंस दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर से संसद के किसी भी अधिनियम या किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्तियां हैं और आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और इनके रिमूवल के लिए भी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। हालांकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी जज को रिमूव किया गया हो, एक स्पेशल मेजॉरिटी पास की गई है पार्लियामेंट द्वारा। और कुछ इसी तरह हमारे भारत का संविधान सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो करता है और चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन रखता है, ताकि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, किसी एक की मनमानी ना हो, तानाशाही ना हो। लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और गवर्नमेंट की ये 3 ऑर्गन सुनिश्चित करते हैं कि रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता दी जाए। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट 16th सेंचुरी में एडवर्ड कोक ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड में। फिर 1885 में एल्बर्ट वेन, जो कि एक ज्यूरिस्ट और प्रोफेसर थे, इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को, रूल ऑफ लॉ को फर्दर इंट्रोड्यूस किया। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। फर्स्ट, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब पनिशमेंट अगर मिलेगी तो लॉ के अकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज किसी के मन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं होगी। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में ये मेंशन किया है। थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, मतलब भारत का संविधान आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा और अदालतों के जरिए इंसाफ करेगा। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम केशवानंदा भारती केस का रेफरेंस लेंगे, जो कि 1973 में एक रिमार्केबल, एक लैंडमार्क जजमेंट बन के सामने आया, जिसमें आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, 13 जजेस की बेंच बैठी, 7-6 के मत से फैसला आया, जिसमें बेंच ने ये सुनिश्चित किया कि संसद संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकता। द पार्लियामेंट डजंट हैव राइट्स, पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ऐसा संसद या विधानमंडल करता है तो फिर वो लॉ, वो अधिनियम अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अवैध माना जाएगा। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरा रेफरेंस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसको हम हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध कंट्रोवर्शियल केस था, जिसमें आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है
कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 21 में इस्टेब्लिश है। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस के संदर्भ में, जो कि आर्टिकल 142 है। आर्टिकल 142 इज़ अ मीडियम टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। और अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करता है, जो कि कंप्लीट जस्टिस को कहा जाता है, तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इनफैक्ट ये प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पावर्स को भी ओवर रूल करता है। फ्रॉम आर्टिकल 142 Supreme Court derives overreaching powers to perform the functions of executive and legislative in order to bring complete justice. लेकिन आर्टिकल 142 के प्रोविजंस जब लागू होते हैं इंडिया में, तो उसके साथ साथ आर्टिकल 32, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 136 भी अप्लाई होता है। जहां आर्टिकल 32 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 141 ये इंश्योर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर इंडिया के हर एक कोर्ट में फॉलो होगा। और आर्टिकल 136 एक स्पेशल लीव पिटिशन अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस फंक्शन को, इस आर्टिकल को हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को ओवरराइड करता है, ओवर रूल करता है। तो आइए इससे जुड़ी 2 से 3 केसेस का हम रेफरेंस लेते हैं। यूनियन कार्बाइड के केस में, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी बोला जाता है 1989 में, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया और जितने भी विक्टिम्स थे उनको कॉम्पनसेशन दिलवाई। कोल ब्लॉक एलोकेशन के मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और कोल ब्लॉक एलोकेशन के ग्रांट को 1993 से कैंसिल करवाया और जितने भी गिल्टी थे उन पे हैवी फाइन लगाई। एंड रिसेंटली इन 2016 the Supreme Court has banned the sale of alcohol within the stipulated distance of 500 meters from the outer edge of the highways. Such a decision was taken to avoid accidents during drink and drive. तो आइए जानते हैं merits of the Article 142. Judiciary has used the power of Article 142 for upholding citizens' right and implementing constitutional principle when the executive and legislative fails to do so. As the guardian of the Constitution, Article 142 provides its power to fill the statutory vacuum. It also gets out a system of checks and balance and controls to other branches of the government. For example, Vishaka versus State of Rajasthan case में Supreme Court had laid down the guidelines to protect the women from sexual harassment at workplace. In Bandua Mukti Morcha case, the Honorable Supreme Court had laid down the remarkable judgment on bonded labor system in India. In Olga Telly case, where the right to livelihood was declared part and parcel of the right to life. ये है कुछ positive merits of the Article 142. One of the demerits of the powers of the Supreme Court under Article 142 is that, unlike the executive and legislature, it cannot be held accountable for its decision. For example, in one of the verdict, Supreme Court has banned the e-rickshaw in certain parts of Delhi without making provisions of alternative employment. However, it cannot be held accountable for violating the fundamental right to carry on any occupation or trade. In coal block allocation case, the Supreme Court did not hear individuals and their particular facts, but only their association was heard. लेकिन जब डीमेरिट की बात आती है तो हमें याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 142 के साथ साथ सप्लीमेंट्री आर्टिकल 141, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 भी आता है, जहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिव अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है न्याय के लिए। उम्मीद है आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का मूल अर्थ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Please do not forget to subscribe, like, share and comment. Thank you so much. Jai Hind.